हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से कोई अपने प्रभाव में किसी को ला पाता है? इसी क्वालिटी की वजह से कोई सेल्समैन बहुत अच्छी सेल्स कर पाता है और कोई बिजनेसमैन बहुत अच्छा बिजनेस कर पाता है और बाकी शायद उतना नहीं कर पाते। अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो आज की ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की समरी। तो आज की ऑडियो बुक समरी है प्रीसुएशन, अ रिवोल्यूशनरी वे टू इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएन, जिसे लिखा गया है रॉबर्ट सैलरी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी। तो ये जो बुक समरी है इसमें हम जानेंगे कि किसी भी शक्तिशाली इंसान की सबसे बड़ी खासियत उसकी कन्विंस करने की ताकत यानी कि परस्यूट करने की ताकत होती है। एक अच्छा लीडर हमेशा ये जानता है कि लोगों पर प्रभाव कैसे डाले और कैसे ऐसे बिजनेस डील करे जिसे लाखों डॉलर का फ़ायदा हो। अगर आप भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली इंसानों में से एक बनना चाहते हैं, तो आपको परसुइंग करना सीखना होगा। ये बुक आपका ज़रिया बनेगी। आप अपनी सर्विस देने के लिए सही समय चुनना सीखेंगे। आप सिर्फ बातों से काम नहीं कर सकते, क्योंकि बिज़नेस की दुनिया में सही समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो हम चाहते हैं, उस चीज़ पे हम अपने आप को कैसे फ़ोकस करें। और हाँ, अगर हमारे प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी तो हम कैसे उस क्वालिटी को किसी और को भी कैसे फ़ोकस करवाएँ। ऐसा करने से उनको यकीन हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लायक है और वो हमारे द्वारा हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोलना सीखेंगे। और तब हम सीखेंगे कि किसी का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए जिन आसान चीज़ों की ज़रूरत है वो हर जगह मौजूद है। हम आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिक्स पढ़ेंगे कि उनको कैसे यूज़ करना है। आप ना सिर्फ ध्यान अट्रैक्ट करना सीखेंगे, बल्कि उस ध्यान को अपनी ओर कैसे बनाए रखना है ये भी सीखेंगे। बस एक बार लोगों को आपको और आपके प्रोडक्ट को देख ले, फिर कॉम्पिटिटर्स प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको सेल चाहिए, जो आपको कल क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए सभी बेसिक प्रिंसिपल्स यहाँ सीखेंगे हम। तो पढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर, जो कि है प्रिविलेज्ड मोमेंट्स। यानी कि अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस को नए क्लाइंट्स को बेचने के लिए ज़रूर स्ट्रगल की होगी। इसका पुराना तरीका ये है कि कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी के बारे में बताना और फिर ये देखना कि उनको इसकी ज़रूरत है या नहीं। ये तरीका गलत और थकाने वाला है। इंतज़ार करना कभी भी एक ऑप्शन नहीं है। नया और डेवलप्ड तरीका ये है कि अपने क्लाइंट्स को सही समय पर ध्यान अट्रैक्ट करके उनको परसुएट करना। जब आप बायर को ये सही समय में ये विश्वास दिलाते हैं कि उनको इसकी ज़रूरत है, तब आप ज़रूर सेल कर पाएँगे। आपको आगे और समझाने के लिए हुसैन जो हाथ पढ़ना जानता है उसका एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं। सेम इसलिए हाथ नहीं पढ़ता था कि उसको सुपरनैचुरल दुनिया पे यकीन है, बल्कि वो इसीलिए करता है क्योंकि उसे पार्टीज़ में मस्ती करना पसंद है। उसे अपने आस-पास के अनजान लोगों से घुलना-मिलना और बातें करना पसंद है। जब उसने बहुत से लोगों के हाथ पढ़े, उसने एक अजीब बात नोटिस करना स्टार्ट किया। किसी कारण से उसकी सभी रीडिंग सही साबित हो रही थी। उसके लोग उसके पास आ रहे थे, उनको विश्वास हो रहा था कि वो सच में उनकी पर्सनैलिटी पढ़ने और भविष्य देखने के काबिल है। सैम ने 2 थ्योरी बनाई। पहला उसने सोचा कि शायद सुपरनैचुरल ताकतें सच में हैं। शायद वह सच में बीते हुए कल और आने वाले कल को देख सकता है। शायद वो अपने बगल वाले इंसान की में एनर्जी महसूस कर सकता है। दूसरी ओर ज़्यादा रियलिस्टिक हो थ्योरी थी। सैम ने सोचा कि ज़्यादा लोग उसके बारे में इसीलिए यकीन कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा लोगों में ऐसे सामान्य बातें बताई जो कोई भी बता सकता है। एक बार सैम ने एक आदमी का हाथ एक ही शाम में 2 बार पढ़ा। पहली बार जब पार्टी शुरू हुई और दूसरी बार जब वो नशे में था। पहली बार में सैम ने कहा कि वो आदमी ढीठ है और उस आदमी ने ये स्वीकार भी किया। दूसरी बार में सैम ने कहा कि वो फ्लेक्सिबल है और उसने इस बार भी स्वीकार किया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ ये कि जब आप किसी इंसान से यहाँ कहते हैं कि वो ढीठ है, तो वो ऐसी चीज़ें याद करने लगता है जो कि उसके दावे को सपोर्ट करती है। तो वो सच में उस पर विश्वास करने लग जाता है, क्योंकि उसने ऐसी सिचुएशन याद की जिसमें वो बहुत ढीठ था। जब आप उस आदमी से कहते हैं कि वो बहुत फ्लेक्सिबल है, तो उसने उन्हीं बातों को याद करेगा जो उसके फ्लेक्सिबल होने को सपोर्ट करता है। तो कहानी का सार ये है कि जब आप सभी समय पे सभी शब्दों का यूज़ करके इंसान की सही यादें को ट्रिगर करते हो, तो आप कन्विंसिंग बन जाते हो। जैसे कि आप रास्ते पर किसी अजनबी को रोक कर के उसे सर्वे के लिए पूछते, तो वो मना कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको रोक करके यह पूछते हैं कि क्या वहाँ कोई मददगार इंसान है, तब वहाँ इंसान ऐसी बातें याद करने लगेगा जब उसने दूसरों की मदद की।
तो तब उस वो इंसान ऐसी यादें याद करने लगेगा जब उसने दूसरे इंसानों की मदद की है, और फिर कहेगा हाँ मैं मददगार हूँ, और तब वहाँ आपको आपके सर्वे के लिए मदद करेगा। तो अगर आप किसी इंसान का ध्यान उसकी किसी खास याद की ओर ले जाते हैं तो आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर है द इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंशन इज इम्पोर्टेंट। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि जब हम किसी इंसान का ध्यान किसी और चीज़ की ओर ले जाते हैं तो हम उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम उन्हें किसी भी बात के लिए सहमत करवा सकते हैं, सिर्फ अगर हम सही समय पे उनकी सोची हुई धारा को जगा दें। तो जिंदगी और ध्यान बिजनेस में ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है तो जिसको आपको बेचना है, तो आपको अपने सभी कस्टमर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। आप ऐसा कर सकते हैं अच्छी चीज़ों पर फोकस करके। जितना आप अपने प्रोडक्ट को उसकी अच्छाई को हाईलाइट करेंगे, उतना ही लोग उसके बारे में बात करेंगे और वो उतना ही खास बनते जाएगा। आपके प्रोडक्ट के परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सब लोग उसके बारे में बात करने लगेंगे, कोई उसकी कमी पे ध्यान नहीं करेगा। ये मीडिया में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि लोगों का मत हमेशा नए टॉपिक पर शिफ्ट हो जाता है। एक दिन कोई टॉपिक हर जगह रहता है और दूसरे दिन वो गायब हो जाता है। आगे और समझाने के लिए हम बात करेंगे कि कैसे यूएस गवर्नमेंट लोगों के मत को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। जब ऑफिशियल्स ने इराक पे हमला करने का तय किया, तब वे अलग अलग तरह के दावे करना स्टार्ट कर दिए। पहले पहले तो उन्होंने ऑफिशियल्स ने कहा कि इराक इराक को उनके अत्याचारी लीडर्स का सद्दाम हुसैन से आज़ाद करवाना है। यूएस गवर्नमेंट ने सबको यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनके पास इराक को टेक ओवर करने का कारण है, क्योंकि उनके दावों का कोई बेसिस नहीं था। उन्होंने नए तरीके का इस्तेमाल किया और वो है ध्यान खींचना। यूएस गवर्नमेंट ने जंग के मैदान में रिपोर्टर्स को भेजा। उन्हें एक खास मिशन दिया। उन रिपोर्टर से कहा गया कि वो सैनिकों की कहानियां बताएं कि वे कैसे खाते, कैसे ट्रेनिंग करते हैं और कैसे अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। वह कहानियां बहुत दमदार और दिल को छू लेने वाली थी। अच्छी कहानियां किसे पसंद नहीं होती है। बिना नतीजे जाने रिपोर्टर्स ने वही किया जो उनको कहा गया था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि किसी ने यही सोचा कि यूएस गवर्नमेंट को इराक पर कब्जा करने का हक है या नहीं। सबका ध्यान सैनिकों की जिंदगी की ओर कर दिया गया था, तो वो मैटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया था। और तब इराक पे धावा बोल दिया गया। यह ट्रिक एडवर्टाइजमेंट में भी यूज किया जाता है। अगर कस्टमर्स का ध्यान आपके प्रोडक्ट के किसी खास फीचर्स पर है तो उसके महंगे होने पर ध्यान नहीं देते हैं। जब तक आप उनको यह यकीन दिला सके कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, तब तक आप उनको खरीदने के लिए परसुएट कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर है जो फोकल है वो कैजुअल है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि जब आप अपने प्रोडक्ट के किसी फीचर को हाईलाइट करते हैं तो ज़्यादातर लोग उस फीचर को देखते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। वह फीचर ही आपके प्रोडक्ट को बिकने का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई आइडिया आप सबके अट्रैक्शन का सेंटर बन जाता है तो वही डिसाइड करता है कि लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा कि नहीं। इसके आगे और समझाने के लिए हम पीटर का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जिसकी ज़िंदगी अचानक से बदल गई। एक रात पीटर ने घर आकर के देखा कि उसकी माँ जमीन पर थी। वो अपने ही खून से लथपथ होकर के पड़ी हुई थी। पीटर बहुत डर गया था, लेकिन उसके पास में किसी दूसरे को बुलाने की हिम्मत थी। दुर्भाग्य से जब तक एम्बुलेंस आया तब तक में देर हो चुकी थी। पीटर की माँ गला कटने के कारण में, बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण में मर चुकी थी। बाद में पुलिस को ये पता चला कि उनकी कुछ हड्डियाँ भी टूटी हुई थी। उन्हें ये भी पता चला कि वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले इंसान थे और सब उनसे नफरत करते थे। वो ऐसे इंसान थे जो लोगों को जानबूझ करके परेशान करते थे, खास तौर पर आदमियों को। क्योंकि पीटर लंबा और तगड़ा था तो पुलिस ने उसी पर अपनी माँ को मारने का शक किया। उन्हें विश्वास था कि उसकी माँ ने उनको इतना परेशान किया कि वह अपनी माँ पे कूद पड़ा और गला काट दिया। जब पुलिस पीटर को पूछताछ के लिए ले गई तो पीटर ने ये नहीं सोचा था कि वो पुलिस उस पर शक कर रही है, तो उसे वकील की जरूरत नहीं लगी। वो निर्दोष था। उसे लगा कि पुलिस सिर्फ अपनी कार्रवाई कर रही है या फिर उन्हें उनसे उसकी माँ के बारे में कुछ जानना है। पुलिस ने उसे पूरा एक दिन पूछताछ किया। उन्होंने उस पर लाई डिटेक्टिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने उसे हत्या के बारे में कुछ बहुत सी झूठी जानकारी भी दी। पुलिस ने पीटर से कहा कि लाई डिटेक्टर यह प्रूव करता है कि वही कातिल है, और उन्होंने क्राइम सीन में सबूत भी मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वही कातिल है। पीटर मासूम था, वह खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, मगर जब 8 घंटे तक पुलिस उसे विश्वास दिलाती रही कि वही कातिल है तो उसने अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया। पुलिस के चीफ उसे लगातार यह बताते रहे कि वह घर थक करके आया था। उसने अपनी माँ को घर पे पाया, फिर उसने अपनी माँ को मार दिया क्योंकि वो उनको परेशान कर रही थी। पुलिस के चीफ ने उसे बताया कि उसने एक रेजर लिया और वो अपनी माँ पे कूद पड़ा, जिससे उनकी हड्डियाँ टूट गई और फिर उसने उसका गला काट दिया। वो उससे कबूल करवाने की कोशिश करते रहे पीटर ने कैसे अपनी माँ को मारा। यही बात बार बार सुनकर के पीटर को वैसे ही तस्वीरें दिखने लगी।
खुद को निर्दोष साबित करने के बजाय अब वो ये कहने लगा। उसे याद है कि उसने कैसे अपनी माँ का गला काटा था। पीटर को यह पता नहीं था कि यह कहकर के वहाँ पुलिस को वो सबूत दे रहा है जो उन्हें अरेस्ट करने के लिए चाहिए। उसने अनजाने में वो कबूल कर लिया जो उसने किया ही नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पुलिस ने उसको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था उसे कैद की सजा हो गई। 2 साल बाद पुलिस के चीफ की मौत हो गई। पुलिस को छुपे हुए रिकॉर्ड मिले जिससे साबित होता है कि जब कत्ल हुआ तब पीटर घर पे था ही नहीं, उसे जेल से आज़ाद कर दिया गया। उन्हें असली कातिल कभी नहीं मिला। इस कहानी का सार यह है कि हमको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है हम उस खुद को उसकी वजह मानने लगते हैं। पीटर को तब तक यह मानने के लिए मजबूर किया गया कि उसने अपनी माँ को मारा है जब तक कि उसे यही यकीन नहीं होता कि वही अपनी माँ की असली वजह है। ऐसा भी लीडर्स के साथ होता है क्योंकि वो हर समय स्पॉटलाइट पे रहते हैं। इसीलिए हम यही मानते हैं कि वही कंपनी की सक्सेस के लिए जिम्मेदार है, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप किसी इंसान का ध्यान किसी एक जगह पर फोकस कर देंगे तो उसको वही वैल्यूएबल लगेगा और समय के साथ में अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों का कारण वही लगने लगेगा। तो अब इस बात को समझने के बाद नेक्स्ट चैप्टर है अटेंशन का कमांडर एक अट्रैक्शन। यानी कि कई बार जब आपको किसी इंसान या फिर किसी ग्रुप का अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट करना रहता है तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। हो सकता है कि आपको ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ कुछ ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़े जो कि दुनिया में पहले से मौजूद हो और वह ध्यान अट्रैक्ट करते ही है। आप सेक्सुअल या फिर डराने वाली उत्तेजनाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि प्यार में पड़ना या खुद को सेफ रखना ह्यूमन नेचर है। अगर ये काम ना करे तो आप जाने पहचाने हालत में नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश कर सकते हैं क्योंकि लोग नई और चमकीली चीज़ें और आइडियाज़ से हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। आप शॉर्ट्स और कट्स से स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और फिल्मों की तरह जितनी जानकारी देना है उतना ही दे और आप फिर कट कर दे। आप टीजर भी दे सकते हैं जिससे ऑडियंस अनुमान लगाते रहे और एक बार जब आप अपना कंटेंट शेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि वो पहले से इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसका सबसे पहला अच्छा एग्जाम्पल है कि पावलोव एक्सपेरिमेंट। तो इस क्लासिक कंडीशन को समझाए बिना पढ़ाए बिना कोई भी साइकोलॉजी क्लास पूरी नहीं होती। हम सब यह कहानी अच्छे से जानते हैं कि जब लैब में बहुत से कुत्ते थे तब वहाँ पे क्या हुआ था। उन्होंने अपने कुत्ते को देखकर यहाँ जाना कि जब भी खाना टेबल पर होता है उनकी लार टपकने लग जाती है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनको एक नए स्टेबलाइजर से इंट्रोड्यूस करा। उनका रेस्पॉन्स देखे उन्होंने कुत्तों को सीधा खाना देने के बजाय जब भी उनको खाना देना होता था वो घंटी बजाने लगते थे। तो समय के साथ उन्होंने नोटिस किया कि जो अब कुत्ते घंटी की आवाज़ सुन करके लार बहाते हैं, इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि टेबल पे खाना है या नहीं। उन्हें ऐसा बना दिया गया कि जब भी वो घंटी की आवाज़ सुनते थे वहाँ लार बहाते थे। इससे पावलोव में ये नतीजा निकाला कि क्लासिक कंडीशनिंग मुमकिन है। यह वो भाग है जो हमने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका एक और भी भाग है जो किसी टीचर ने आज तक क्लास के साथ शेयर नहीं किया है। कुत्ते घंटी बजने पर लार बहाने के लिए ट्रेन किए गए थे। पावलोव ये चीज़ अपनी कलीग्स को दिखाना चाहते थे, लेकिन हमेशा कुछ अजीब होता था जब भी कोई नया कमरे में आता था तो कुत्ते लार बहाना बंद कर देते थे। पावलोव ने इस बात को स्टडी किया कि और नतीजा निकाला कि किसी नए को कमरे में होने पर कुत्ते को फोकस करने के लिए कोई और चीज़ मिल जाती है और उनका ध्यान भटक जाता है और कुत्ते घंटे बजने पर लार नहीं बहाते। इंसानों का भी नई चीज़ पे ध्यान भटक जाता है। याद करिए, कई बार आप किसी चीज़ के लिए कमरे में किचन में गए हैं, लेकिन किचन में जाने पे आप भूल गए कि किस चीज़ के लिए वहाँ यहाँ आए थे। ऐसा इसलिए नहीं कि आपकी याददाश्त कमज़ोर, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक बार लोकेशन बदलते तो आपका ध्यान किचन में चला जाता है। अटेंशन कमांडर टू मैग्नेटाइज्म। मान लीजिए आप डिबेट में हैं और आप अपने क्लासमेट्स के साथ में ऑडियंस के वोट के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो उनका वोट जीतने के लिए आपको उनका ध्यान पूरे समय अपनी ओर फोकस करवाना होगा। इससे हमारा मतलब है कि बिना किसी और को मौका दिए आपको उनका पूरा ध्यान पूरे समय सिर्फ अपने ऊपर में रखना होगा। यह भी एक तरीका परसुएशन है। ऐसा आप अपनी ऐसी जानकारी को यूज़ करने के लिए कर सकते हैं जो लोगों का ध्यान बनाए रखे। वो कोई ऐसी कहानी हो सकती है जिसे ऑडियंस रिलेट करे। जब उन्हें आपके डिबेट से जुड़ाव महसूस होगा तब वो लोग आपको सीरियसली लेंगे। और एक तरीके की जानकारी है जिसे यूज़ करके आप ऑडियंस को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। याद है, पिछले चैप्टर में हमने फिल्मी ऐड की तरह सही समय चुन करके कट करने की बात डिस्कस की थी। ये बेसिकली वही प्रिंसिपल है। आप अपनी स्पीच स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरे को बात करने का मौका देना हो या ब्रेक का समय हो तब ऑडियंस को लटका कर रखें। ऐसा करने के लिए आपको किसी इंटरेस्टिंग कहानी का एक भाग बता करके रखना होगा ताकि ऑडियंस इंतजार में रहे और सोचते रहे कि आगे कहानी कैसे ख़त्म होती है। चलिए और एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो राइटर बनना चाहते हैं।
किसी भी राइटर के लिए सबसे सेटिस्फाइंग समय तब होता है जब उसकी बुक खत्म हो जाती है। सुनने में आसान लगता है लेकिन बहुत मुश्किल है। लिखना एक बहुत हार्ड प्रोसेस होता है और बहुत से लोग अपना राइटर बनने का सपना प्रेशर संभाल ना पाने के कारण बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक राइटर ऐसे भी है जो अपने प्रोडक्टिविटी के कारण जानी जाती है और उन्होंने कभी भी कोई डेडलाइन मिस नहीं की और ना ही अपना पहला ड्राफ्ट अधूरा छोड़ा है। जब उनसे उनकी सक्सेस का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका कोई राज नहीं। उन्होंने बहुत समय पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें रोज कैसे लिखना है उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए थे। उस आर्टिकल में कुछ साधारण सी बातें थी जिसमें अपने डेस्क पे बैठो, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं होनी चाहिए और रोज लिखो। लास्ट बात यह है कि जिसमें ज़्यादातर राइटर स्ट्रगल करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए उस राइटर ने एक एक्साइटिंग चीज़ की, उन टिप्स की लिस्ट में कुछ जोड़ा। उन्होंने कहा कि हर दिन जब वो लिखना बंद करती थी वो इस बात का ध्यान रखते थे कि वो कुछ अधूरा छोड़ दे। अगर वो पैराग्राफ लिख रहे थे तो कभी उसको बंद नहीं करते थे और वो अगर चैप्टर लिख रहे तो उसको खुद को कभी भी कल से पहले पूरा करने नहीं देते थे। खुद को दूसरे दिन लिखने के लिए मोटिवेट करने का ये इनका तरीका था। क्यों? क्योंकि हमारा ये ह्यूमन नेचर है कि हम हमेशा अधूरे काम की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर है द प्राइमेसी ऑफ एसोसिएशन आई लिंक देयरफॉर आई थिंक। रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि सोचना ही जोड़ना है। इससे हमारा मतलब ये है कि इससे पहले कि हम कुछ सोचें, हम पहले अलग अलग तस्वीरों, शब्दों, यादों को एक में जोड़ते हैं। यह हमारा थॉट प्रोसेस है। यहाँ परसुएशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। अगर हम किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सही शब्द की ज़रूरत होती है जो उसके दिमाग को कनेक्शन बनाने के लिए पुश करे। इससे रिजल्ट हमारे फेवर में होगा। सही शब्द चुन करके हम अपने ऑडियंस को जो भी हम कहें वो मानने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। भाषा परसुएशन के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। यहाँ एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट की टीम यह देखना चाहती थी कि वायलेंट भाषा का लोगों के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है। इसके असर को समझने के लिए उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। पार्टिसिपेंट्स को कुछ पजल की तरह मिले जुले शब्द दिए गए जिसे उनको सेंटेंस बनाना था। जैसे कि उनको शब्द दिए गए द, ओपन डोर। पार्टिसिपेंट्स को उन शब्दों को जमा कर लिखना था ओपन द डोर। पहली टीम को अग्रेसिव मीनिंग वाले वाक्य दिए गए जैसे कि ही हिट देम। दूसरे ग्रुप को सामान्य दिए गए वाक्य जैसे कि फिक्स द चेयर। जब भी पार्टिसिपेंट्स अपने इंफॉर्मेशन को ने ये टेस्ट पूरा कर लिया था तब दूसरा टेस्ट हुआ। दूसरे टेस्ट में एक आदमी इलेक्ट्रिक कुर्सी में बंधा हुआ बैठा था और पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि उसे कितने पावर का इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए। उन्हें उसी के अनुसार बटन दबाना था। रिजल्ट भयानक थे। पहला ग्रुप जिसे एग्रेसिव वाक्य दिए गए थे उनमें 48% वायलेंस बढ़ गया था। उन्होंने उस आदमी को बहुत गहरा इलेक्ट्रिक शॉक देने का ऑप्शन चुना। ये प्रूव करता है कि वायलेंट भाषा वायलेंट बिहेवियर को बढ़ाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दिमाग शब्दों को जोड़ करके सोच बनाता है। इसीलिए भाषा बहुत ही शक्तिशाली है। अगर आप इसे परसुएशन में यूज करते तो इसमें कोई शक नहीं कि आप जिसे इंसान से बात कर रहे हैं, जिस इंसान से आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये ऑडियो बुक यहीं पे समाप्त होती है और बेहतरीन कंक्लूजन हमको दे के जाती है। हमको ने अब तक जो सीखा है उसको रिकैप करते हैं। इस बुक में हमने सक्सेस के सबसे इम्पोर्टेंट चाबी को यूज़ करने का सीखा प्रोसेस। आपका गोल क्या है ये फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार जब आप परसुएशन की कला के मास्टर बन जाएंगे तब आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपने सीखा कि परसुएट करने के लिए आपको दूसरों के ध्यान को अपनी ओर खींचना होगा। आप बस ऐसे ही किसी को परस्यू नहीं कर सकते। सही समय और सही जगह पे लोग आपका ऑफर लेने के लिए ज़्यादा रेडी रहते हैं। इस बुक में आपने समय की इम्पोर्टेंस को जाना। आपने परसुएट करने के लिए सही समय और सही सिचुएशन चुनना सीखा। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है तो हमने सीखा कि किस तरह लोगों का ध्यान अपने प्रोडक्ट के उन हिस्सों की ओर अट्रैक्ट करना है जो हम दिखाना चाहते हैं। जो उन सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे तब उनको हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट लगेगा। क्योंकि परसुएशन का अहम हिस्सा अटेंशन है। इसलिए हमने सीखा कि कैसे नेचुरल अट्रैक्टर जैसे कि चिल और मस्ती को यूज किया जाता है। ये बुक बहुत ही कीमती है। आज हमने जो भी एक्शन सीखे, जो भी लेसन सीखे, ये प्रोडक्ट को बेचने, क्लाइंट को बुक कराने के काबिल है। उम्मीद करते हैं कि ये ऑडियो बुक समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। और आगे कोई समरी आपको सुननी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।